नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम लगातार एक न एक शख्सियत से आपका परिचय कराते रहते हैं, तो आज भी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं। उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल की कार्यकारी संचालक श्रीमती अनुराधा सिंघई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। प्रश्नों की शुरुआत तो होगी ही, प्रश्न होंगे, ढेर सारे प्रश्न होंगे। महिला हैं तो महिलाओं से संबंधित भी हम प्रश्न करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम प्रश्न करें, कुछ बातें हम बता दें कि यह वह संस्थान था 2021 से पहले जो एक तरह से डूब रहा था। कर्मचारियों की जो सैलरी थी, जिसे वेतन कहते हैं, वेतन था वो 10 महीने से नहीं मिला था। उस परिस्थिति में इस डूबते हुए संस्थान को बचाने के लिए श्रीमती अनुराधा सिंघई जी ने कमर कसी, ज्वाइन किया। और एक जो सबसे बड़ी बात, ज्वाइन करने के बाद इन्होंने जो पहली बात कही थी कि 3 से 4 महीने के अंदर हम सबसे पहले आपकी सैलरी देंगे और उसके बाद अपनी सैलरी लेंगे, और उसको इन्होंने कर दिखाया। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं, हमें भी गर्व का अनुभव हो रहा है। और आज इनसे जो प्रश्नों की हम शुरुआत करेंगे, इसी ज्वाइनिंग से ही शुरुआत करेंगे। आपने डूबते हुए संस्थान में प्रवेश किया, ज्वाइन किया, और उसे सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किया, उसे उबार भी लिया। लेकिन इसके बीच जो संघर्ष रहा, जो कठिनाई रही, पहली कठिनाई क्या आई आपके सामने? जी, एक ऑर्गेनाइजेशन का टर्न अराउंड करना फाइनेंशियली तो चैलेंजिंग होता ही है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर स्पेशली सेडमैप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बताना चाहूँगी, जो कि फुली ऑटोनोमस है, स्वशासी है, और सरकार से हमें कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर स्वशासी है, सरकारी है, आपको बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ में काम करना है और आपको एक पब्लिक सर्विस के मैंडेट को फुलफिल करना है। वहीं पर उससे बड़ा चैलेंज होता है माइंडसेट को चेंज करना। तो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि संस्थान का टर्न अराउंड करने में उसके लोगों का माइंडसेट चेंज करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि कई बार माइंडसेट ये हो जाता है कि हमें काम करना ही नहीं है, या हम जिस तरह से काम करते हुए आए हमें उसी तरह से काम करना है, बदलाव नहीं चाहते हैं। अब अगर आपको टर्न अराउंड करना है या संस्था को आगे बढ़ाना है, तो जैसा कि हम कहते हैं ना कि रिनोवेशन के लिए पहले डिमोलिश करना पड़ता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए पहले तोड़ना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, ये बदलाव लाने पड़ते हैं। तो ये बदलाव हमेशा कष्टदायी होता है, चेंजेस हमेशा अपोज किए जाते हैं। तो ये चैलेंजेस ज़्यादा थे, माइंडसेट के चैलेंजेस। फाइनेंशियल टर्न अराउंड का चैलेंज बहुत छोटा था उसके मुकाबले। तो इसका मुकाबला आपने कैसे किया? कहाँ से ये हिम्मत आई कि हाँ, इसका मुकाबला हम करें? क्या क्या और दिक्कतें आ गईं इसके बाद इसका मुकाबला करते हुए? देखिए, जब आप काम करते हैं तो मैं एक वर्कहॉलिक पर्सन हूँ। तो मैं जब काम करती हूँ तो मैं सिर्फ काम करती हूँ, काम के बारे में सोचती हूँ और रिजल्ट के बारे में सोचती हूँ, उस संस्था को लेकर के कि जो संस्थान का मैंडेट है। तो मेरी कार्य प्रणाली ऐसी है कि मैं हमेशा एक टाइमलाइन सेट करती हूँ और एक रिजल्ट सेट करती हूँ कि ये टाइमलाइन में इस संस्था के लिए ये रिजल्ट आना चाहिए और इसको इस ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए। और जब आप उसके लिए लॉजिकली प्लानिंग करते हो, उसके लिए छोटे छोटे गोल सेट करते हो, तो आप काम कर रहे हो, इसमें चुनौतियां आना ही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार चुनौती आई। मैं पिछले लगभग 24 वर्षों से काम कर रही हूँ, तो कई तरह की चुनौतियां आती है, हम इन सब चीजों के आदी होते हैं। डिलीवर करना है, डिलीवर करना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है हमारे लिए।
और चुनौतियों आती रहेंगी। अगर चुनौतियों से डरने लगे तो फिर बिल्कुल नदियां पार नहीं हो पाएंगी। तूफान तो आना ही है, तूफान आना है चला जाना है और उनसे लड़ करके फिर बिल्कुल जो अपने अडिग रहना है। बिल्कुल तो बिल्कुल आप तूफानों से लड़ी हैं और इस संस्था को उबारी हैं, और साथ ही साथ अब बेरोजगारों को उबारने में लगी हुई हैं। लक्ष्य क्या है? देखिए, इस संस्था का लक्ष्य जो है वही मैं समझती हूँ कि पर्सनली मेरा भी इस संस्था को ज्वाइन करने के पीछे लक्ष्य है लोगों को आजीविका से जोड़ना। मैं बाय प्रोफेशन एक फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हूँ और साथ ही डेवलपमेंट सेक्टर में भी मेरा 20 वर्ष से अधिक का अनुभव था इस संस्था को ज्वाइन करने से पहले। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है, अगर हम सामाजिक और आर्थिक विकास अपने देश का, अपने प्रदेश का करना चाहते हैं उसमें, तो हमें आर्थिक स्तर उठाना होगा। आर्थिक स्तर उठता है तो सामाजिक स्तर भी उठता है और उसके लिए आजीविका का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ये संस्था वही काम करती है, स्वरोजगार और रोजगार दोनों के माध्यम से आजीविका देना। अब सेडमैप यानी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, या जिसे हम हिंदी में उद्यमिता विकास केंद्र के नाम से जानते हैं, उद्यमिता विकास करने के उद्देश्य से 35 वर्ष पूर्व इसको स्थापित किया गया था। और पिछले कुछ वर्षों पहले इसमें एक और डिवीजन की स्थापना हुई जिसमें हम सरकारी विभागों के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर भी उपलब्ध करवाते हैं। तो आप देखेंगे कि रोजगार और स्वरोजगार दोनों के ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग। और इस संस्था का भी लक्ष्य ये है, और इसको ज्वाइन करने के पीछे मेरी भी दिली इच्छा कहीं ये थी कि बहुत काम कर लिया है पिछले 20-22 साल, अब कुछ समाज को देना है। तो जो देना है, कहीं हमने पढ़ा था कि आप किसी गरीब को आप पैसा मत दान करिए, आप उसको रोजगार दीजिए, आप उसकी आजीविका लगाइए, तो उससे उस पूरे परिवार की भी आजीविका चलती है और वो सस्टेनेबल होता है। तो हमारा भी उद्देश्य है कि अगले 2 साल में हम 50 लाख लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है उनको आजीविका से जोड़े, यही उद्देश्य है हमारा। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य, अगर जो कहा जाए कि 50 लाख लोगों को आजीविका से जोड़ना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके ऊपर मैं आपसे कहूंगी, जब नेपोलियन एक बहुत बड़ा पहाड़ पार कर रहे थे तो उनको पता था कि उनकी आर्मी मना कर देगी कि इतना बड़ा पहाड़ तो हम नहीं पार कर सकते। तो उन्होंने अपनी टीम को सबसे पहले तो रात में वो पार करवाया और बोला कि ये वो पहाड़ है ही नहीं। और जब वो पार कर गए तब उनको बोला कि तुमने ये जो पहाड़ है ये पार कर लिया। एक्चुअली लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता है, हमारी सोच होती है, एक मेंटल बॉटलनेक होता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। अगर हम बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांटें और अचीवेबल गोल्स में उसको डिफाइन करें, तो मुझे लगता है कि हर कार्य किए जाने योग्य होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बातें तो सरकार को आपसे सीखनी चाहिए कि कम से कम बिल्कुल और कि इस तरह से मतलब नहीं, एक 50 लाख का जो टारगेट, जो लक्ष्य है, वास्तव में एक साहस का विषय है और वास्तव में आप कर ले जाएंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि सभी क्षेत्रों में रोजगार के लिए बेरोजगारों की तो एक फौज सी खड़ी हो गई है और आजीविका के लिए लोग कोई ना कोई उपाय करना ही चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनमें जो अगर जो कहा जाए, आप महिला हैं और बात हम महिलाओं की करें तो 50 लाख में अगर आधी आबादी कहा जाए तो 25 लाख, अगर जो लक्ष्य रखा होगा कि ऐसे महिलाओं को आजीविका से जोड़ दिया जाए, तो वास्तव में हम जानते हैं कि ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। तो क्या महिलाओं के बारे में भी आपने कुछ ऐसा ही सोच रखा है? देखिए, सबसे पहले तो ये भेदभाव क्यों कि महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, उसमें महिलाएं कितनी होगी। बेरोजगार होता है, यहाँ पर जेंडर कहाँ से आ गया कि ये महिला है, ये पुरुष है। जब हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, ऑफ कोर्स
कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते ही है मेल और फीमेल में, लेकिन उसके चलते भी अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए आप महिलाओं को, इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए आप उनको, और मेरिट बेसिस पर हम एक मेल और फीमेल दोनों को जज करें। हम सिर्फ महिला होने के नाते किसी को रिजर्वेशन देना या किसी को प्राथमिकता देना या उनके लिए ऐसे अलग व्यवसाय करना जो सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है, ये मुझे लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। शायद इसी के चलते पहले किसी जमाने में उनको पायलट नहीं बनने दिया जाता था, उनको आर्मी में नहीं जाने दिया जाता था, जो कि अब सारे क्षेत्र खुल गए हैं। तो हम अगर व्यापक सोच की बात करें तो हमें उस माइंडसेट से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि ये कार्य मेल के करने योग्य है, ये कार्य फीमेल के करने योग्य है। इक्वालिटी के नाम पर कई बार जो डिसइक्वालिटी होती है उससे हमको बचना चाहिए। इवन मुझे इस शब्द से जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं नारी सशक्तिकरण, इससे भी मुझे काफी आपत्ति है। सशक्तिकरण अगर कोई बोलता है इसका मतलब वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर और महिला को कमजोर मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सशक्तिकरण वर्ड ही अपने आप में एक मिसनोमर है, एक मिथ्या है कि हम महिला का सशक्तिकरण कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है इसका मतलब वो महिला को अपने से नीचा मान रहा है। दूसरी चीज, अगर हम अपना वैदिक काल देखें तो शक्ति की आराधना की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति क्या है, क्यों शक्ति नाम दिया गया? क्योंकि वो सोर्स ऑफ पावर है। अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में भी चाहे रक्त बीज हो, चाहे आपके भस्मासुर हो, सबको बेसिकली खत्म करने वाली एक नारी शक्ति थी। तो वो जो शक्ति जो खुद शक्ति का स्वरूप है, आप उसका सशक्तिकरण कैसे कर सकते हो? हाँ, जैसे हनुमान जी भूल गए थे बीच में अपनी शक्ति, तो उन्हें याद दिलाना पड़ा था। हो सकता है आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाना पड़े, कुछ फीमेल्स को याद दिलाना पड़े कि आप में क्या शक्ति है, उनको आपकी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़े। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग तो हम पुरुषों की भी करते हैं। अगर आप बात करें कि पिछले 22 सालों में मैंने क्या किया, तो मुझे लगता है कि मेरे हाथों के नीचे से कम 1200 1250 लोग उद्यमी बने हैं जी। और ये अधिकतर पुरुष थे, तो हमने तो पुरुषों का सशक्तिकरण कर दिया अगर आप बोलेंगे। तो ये सशक्तिकरण शब्द ही गलत है। और फीमेल्स को मुझे लगता है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए और हर फील्ड में उनका स्वागत करिए। आप उनको अपॉर्चुनिटी देके देखिए, क्योंकि जो महिला घर चला सकती है वो दुनिया भी चला सकती है, वो संस्थान भी चला सकती है। बिकॉज एक होम मेकर जो होती है वो 24/7 काम करती है, वो बीमार पड़ती है तब भी माँ की तरह बच्चों को भूखा नहीं रखती है, वो रिजल्ट गिवर है, गो गेटर है। तो जिसमें ये जज्बा हो, जो घर चला सकता है और जिसमें ये जज्बा है कि मुझे ये रिजल्ट देना है, वो दूसरा कार्यस्थल भी चला सकता है। तो महिलाएं सभी क्षेत्र में स्वागत है उनका। और हम अगर इस 50 लाख के लक्ष्य को लेके चले हैं तो हम महिला और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैं सिर्फ महिलाओं को प्रमोट कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इसमें इतनी परसेंटेज महिला होंगी, क्योंकि ये सब कहना गलत होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है ना कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष ही आगे आते हैं, महिलाएं आगे नहीं आती हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी कि आप समुद्र लांघ जाएंगे, तो वो समुद्र लांघने वाली शक्ति जो है, आप जो याद दिलाने की बात कर रहे थे, उसके लिए कुछ आप कर रही हैं या नहीं कि भाई उनको शक्ति याद दिला दी जाए? हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं फीमेल्स में हर लेवल के साथ, मतलब होम मेकर से लेकर के जो एकदम रूरल एरिया में है उनके साथ, और यहाँ तक कि जो अर्बन एरिया में जो सीनियर पोजीशंस पर फीमेल्स है उनके साथ भी, और जो प्रोस्पेक्टिव है, जो स्टूडेंट है, जो कुछ करना चाहती, जो आगे बढ़ना चाहती है, उन सभी को लेकर के हम लोग करना चाह रहे हैं। और इवन मेरी जो पहले जिस संस्था के साथ में मैं जुड़ी हुई थी उसमें एक मूवमेंट भी चलता था, पर्पल मार्च। पर्पल मार्च इसलिए क्योंकि पर्पल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड ब्लू, और पिंक एंड ब्लू मतलब फीमेल ब्रिगेड और मेल ब्रिगेड। तो मेल और फीमेल दोनों का संयुक्त रूप से
महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य होना। देखिए, हमारे वैदिक काल और हमारे पुराने कार्यकाल की बात करें तो नारी सर्वत्र पूज्यन्ते वाली बात होती थी। बीच में मुगल शासन आया और बहुत सारी चीजों में बदलाव आया और एक डिसरिस्पेक्ट की नजर से फीमेल्स को देखा जाने लगा, एक ऑब्जेक्टीकरण, एक वस्तुकरण होने लग गया उनका, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है। तो उसमें हमारा टारगेट ही ये था कि हमारा स्लोगन ही था रियल मैन रिस्पेक्ट वुमेन, कि एक रियल मैन की परिभाषा क्या होती है, एक सच्चा मर्द क्या होता है, एक जो सच्चा पुरुष होता है वो होता है जो महिलाओं का सम्मान करे। आप में पुरुषत्व बाइसेप्स बनाने से, सिक्स पैक्स लगाने, सिक्स पैक से, या फिर आपके मूंछों पर बल देने से नहीं आता है। रियल मैन की परिभाषा वो है जो एक नारी को सम्मान से देखता है, सम्मान से उसके बारे में बात करता है, और ऑफ कोर्स उसको आगे बढ़ाने में भी उसका जहां योगदान है वो असली पुरुष है। क्योंकि अगर आप बात करें आज की डेट में, तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि देयर कुड बी सम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, और हो सकता है फिजिकली शायद एक महिला थोड़ी कमजोर हो एक पुरुष से, लेकिन हम मेंटल वीकनेस की तो बात नहीं कर सकते। शायद मेंटली तो दोनों एक दर्जे पर ही होंगे। और अगर हम उस तरह से बात करें तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम देते हैं और उस दौरान भी अगर फीमेल आगे बढ़ती है, और कुछ पुरुष जो आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज फीमेल्स को एट वर्क प्लेस फेस करना पड़ता है, वर्क प्लेस भी और हर जगह, कि पुरुष जब वो पुरुष जो सही मायने में पुरुष ही नहीं है क्योंकि मैं बोलती हूँ कि वो पुरुष है ही नहीं, वो पुरुष जो पुरुष है ही नहीं, जब उसे लगता है कि वो एक महिला का सामना नहीं कर पा रहा है लीगली, उससे नहीं जीत पा रहा है, तो वो उसके चरित्र हनन, चरित्र पतन का काम करता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताती हूँ, शायद आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। यूरी बेज़मेनोव एक केजीबी के रशियन एजेंट थे, भारत में किसी सदी में हुआ करते थे, और उनको इंडिया भेजा गया था इंडिया को तोड़ने के लिए। हालांकि कहा यह गया था कि इंडिया से दोस्ती बढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी कि हाउ टू ब्रेक अ नेशन, एक नेशन को कैसे तोड़ा जाए। तो उसमें उन्होंने 4 कदम बताए थे। डीमोरलाइजेशन, पतन करना, डिस्टेबलाइजेशन, अस्थिरता, ठीक है, रिवॉल्यूशन एंड देन नॉर्मलाइजेशन। और उसमें उन्होंने एक बहुत मतलब कुछ एक बड़ा धक्का देने वाली चीजें जो उन्होंने बताई कि जो उस समय जो प्रभुत्व वाले लोग, मतलब जो आज की भाषा में हम जिसको कहे इन्फ्लुएंसर्स जो होते थे, वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते थे, और उनको उन्होंने बड़ा एक शब्द दिया जिसको बोलने पे भी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, यूजफुल इडियट्स, जिसको वो बोलते थे। और उनको विदेश ले जाते थे और वो कहते थे हम इनको इतना ड्रिंक करवाते थे, इतना इंटॉक्सिकेट करते थे, और उसके बाद हम इनसे जो मर्जी चाहे वो हमारे फेवर में बुलवाते थे। ये एक श्रेणी के लोग हो गए। लेकिन दूसरी श्रेणी के ऐसे लोग होते थे जो इनकी बातों में नहीं आते थे। जो ऐसे लोग होते थे, जो इन्फ्लुएंसर्स होते थे, जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते थे, उन लोगों को ये क्या करते थे, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे। इवन उनको मरवा भी देते थे, मर्डर भी करवा देते थे। तो इनका कहना था कि जो इंटेलेक्चुअल्स हमारी बातों में आ जाते थे उनको तो हम अपने हिसाब से मोल्ड करके हमारे फेवर में बातें कहलवा लेते थे, जो नहीं आते थे उनका कैरेक्टर असैसिनेट करते थे। और कैरेक्टर असैसिनेट करके उनके चरित्र हनन, चरित्र पतन करके एक डीस्टेबलाइजेशन, अस्थिरता की स्थिति पैदा कर देते थे लोगों में, कि ये तो देखो, ये तो खराब है, ये तो चरित्रहीन है, तो इन्हें हटाया जाए। उसके बाद एक रिवॉल्यूशन सा लाते थे, सब लोग मिलके आतंक करते थे, रिवॉल्यूशन करते थे कि नहीं नहीं, ये तो चरित्र हनन किए हुए लोग हैं, पतित लोग हैं, तो इनको हटाया जाए और एक दूसरे सेट ऑफ लोगों को लाया जाए, और फिर वो दूसरे सेट ऑफ लोग जो उनके हिसाब से काम करते थे उसको लाके नॉर्मलाइजेशन कहते थे। ये स्थिति महिलाओं के साथ आज भी देश में होती है। अगर उन्हें लगता है कि हम महिलाओं से नहीं निपट पा रहे हैं, हम ऑफिशियली, लीगली हम सही तरीके से नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो महिला के चरित्र हनन का काम शुरू कर देते हैं, चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चरित्र हनन करके
वो एक अस्थिरता की स्थिति पैदा कर देंगे। और वो लोग जो सिर्फ अफवाहों में यकीन करते हैं, ऐसी स्थिति में जो वर्किंग वुमेन हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको कुछ नहीं करना चाहिए। कुत्ते भौंकेंगे, भौंकते रहेंगे, हाथी चलेंगे, चलते रहेंगे। आप अपना काम करते रहिए। हम सही है, हम अपना काम कर रहे हैं, चलने दीजिए ये सब चीजें। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अगर सही है, आप अपना सही काम कर रहे हैं तो आप करते रहिए। किसी के भी बोलने में, सुनने से कोई फर्क नहीं होता। साच को आँच नहीं, जो सच है वो फाइनली सरफेस पर आता है। और इस तरह के जो लोग हैं और इस तरह के लोगों पर यकीन करने वाले जो लोग हैं, ये दोनों ही चीजें ये दर्शाता है कि वो किस तरह के चरित्र के और किस तरह के बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो एक फीमेल से जीतने के लिए उसके चरित्र और उसके कैरेक्टर का नाम लेते हैं। उनसे ज्यादा निम्न स्तर के लोग मुझे नहीं लगता कि कोई भी शायद हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और महिलाओं के लिए भी, कि इस तरह की अगर जो बातें आती हैं तो आप उन पर ध्यान ना दें, आप अपना काम करती जाएं, और वास्तव में एक दिन उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन सवाल सिर्फ चरित्र हनन का ही नहीं है कि किसी वर्क प्लेस पे किसी महिला के चरित्र हनन या कि उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाए और उसके मनोबल को तोड़ा जाए। कुछ और भी दिक्कतें आती होंगी एक महिला होने के नाते। इसके बाद और क्या दिक्कतें आपके सामने? देखिए, मैं एक और चीज भी कहूंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, जी। हर सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। तो आज मेरी फैमिली का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली है। और मुझे लगता है कि फीमेल्स को भी अगर एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली मिले, ये बहुत ज़रूरी है, जो उन पर यकीन रखे। क्योंकि आप अफवाहों पर और इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मुसीबतें होती है, मतलब हर कोई मेरे जितना लकी फॉर्चुनेट नहीं होता है कि जिसको पारिवारिक सपोर्ट भी मिल पाए। जी। तो कई बार चुनौती महिलाओं को इस तरह से सामना करना पड़ता है कि ऑफिस में तो चुनौती है, घर पर भी उस चीज के ऊपर चुनौती है। और दूसरा, जब एक महिला काम करती है तो एक तो आरोप लगना होता है, चरित्र हनन की बात होती है। दूसरा, हर कोई रिस्पेक्टफुल नजर से देखे, ये भी जरूरी नहीं है। जी। तो एक फीमेल को बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दुनिया को रातों रात बदल नहीं सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल कर चलना इम्पोर्टेंट है। और आप अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। अर्जुन की तरह दाएं बाएं इतनी सब चीजों पर ध्यान देंगे तो लक्ष्य कैसे हासिल होगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन अगर जो ऑफिस की बात करें तो अगर वहाँ ध्यान ना दें कि क्या लोग कहते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं तो भौंकने दें, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। समाज के लोग जो कहते हैं, चलिए हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम परिवार से आती है तो उस समय हम मेरे हिसाब से जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि महिलाओं के लिए बड़ा कठिन समय होता होगा। ऑफ कोर्स होता है। तो मुझे लगता है कि परिवार को ये चीज़ें समझना चाहिए और फीमेल्स को भी परिवार के साथ बैठ करके बात करना चाहिए और इन समस्याओं का निराकरण हो सकता है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एक फीमेल को परिवार से, अपने पेरेंट्स से अच्छा सपोर्ट मिलता है। मतलब इन जनरल की हम बात करें अगर तो मुझे लगता है कि वो एक संबल मिलना, मतलब एक होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, एक होता है फिजिकल सपोर्ट, एक होता है मॉरल सपोर्ट। सबसे बड़ा रहता है ये मॉरल सपोर्ट। तो ये मॉरल और इमोशनल सपोर्ट देने वाले परिवार और दोस्तों की बहुत आवश्यकता एक फीमेल्स को रहती है, जो उनको इमोशनली और मॉरली सपोर्ट कर सके। जी बिल्कुल। और उन परिवार के लोगों से भी निवेदन है कि
अगर आपके घर की महिला, बेटी, बहन अगर ऑफिस में जा रही हैं तो बेकार की बातों पे ध्यान ना दें, आप विश्वास रखें। उनके भी घर पे बेटी है, वो भी कल कहीं जाकर के काम करेगी तो वो स्थिति उनके साथ भी ना हो, इसलिए जरूरी है कि हर महिला को सम्मान से देखा जाए, क्योंकि आज जहाँ कोई और लेडी है वहां पर कल तुम्हारी बेटी भी होगी, कल तुम्हारी बहन भी हो सकती है, कल तुम्हारी माँ भी हो सकती है। तो परिवार के लोगों से तो यही कहा जा सकता है कि अपने लोगों पर, अपनी बेटी पर, अपनी बहन पे विश्वास करें। अब थोड़ा सा और हम बेरोजगारी की बात थोड़ा सी करें जी, कि आप जो है उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करती हैं, महिला हो या पुरुष। अब हम कहेंगे ही नहीं कि महिला हो या पुरुष लेकिन कोई प्रशिक्षण पाना का चाहता है इस केंद्र के माध्यम से, तो सबसे पहले उसे करना क्या चाहिए? देखिए, हम लोगों की प्रेजेंस लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है मध्य प्रदेश के, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स है वो इसके लिए अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं, और समय समय पर हमारे वेबसाइट पर और अखबारों में भी इन प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी निकलती है, कैंप भी लगाते हैं। तो जो भी इच्छुक लोग हो वो हमारी संस्था से सीधे भी संपर्क कर सकते हैं, इन कैंप्स, इन लिंक्स के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग 4 मेजर कैटेगरीज में प्रशिक्षण देते हैं। जैसे पहला उद्यमिता विकास को लेकर के, तो उद्यमिता विकास से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम प्रशिक्षण। दूसरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम टेक्निकल डोमेन स्पेसिफिक स्किल के ऊपर हम लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं। तीसरा हम लोगों की जो मेजर क्राइटेरिया रहता है वो है बेसिकली लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, मिसलेनियस टॉपिक पर। और एक और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है स्थापना की ट्रेनिंग या एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम ऑफिस मैनेजमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कहते हैं, विच इज अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग जो सेडमैप उपलब्ध करवाता है। तो इन 4 कैटेगरी में फिर और भी कई तरह की ट्रेनिंग्स होती है, लेकिन ये मैंने आपको ब्रॉड कैटेगरीज बताई। तो इसमें जो भी इच्छुक हो वो रजिस्टर करके निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। योग्यता क्या होती है कि अगर जो प्रशिक्षण लेना कोई, हर ट्रेनिंग की अलग अलग योग्यता होती है। जो एनएसडीसी, अगर स्किल की हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट में एनएसडीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार जो जॉब रोल है उसके स्पेसिफिक जो भी उन्होंने क्राइटेरिया लिखा है, 8th पास, 10th पास, 12th या ग्रेजुएट, उसके अकॉर्डिंगली योग्यता होती है। और उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण तो कोई भी लिटरेट पर्सन जो पढ़ना लिखना जानता है वो कर सकता है और ले सकता है इसकी ट्रेनिंग, और अपना उद्यम लगा सकता है। क्योंकि जिसको भी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना आता है, और वो किसी भी तरह का जिसमें भी उसका स्किल सेट हो, क्या होता है कि हमें ये देखना है कि हमारा स्किल सेट, हमारा पैशन क्या है, क्योंकि जो हमारा पैशन है उसमें हम ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। और उस पैशन से संबंधित अगर हमने थोड़ा सा स्किल एक्वायर कर लिया है और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी उस तरह की चीजों को सपोर्ट करता है, तो हम उसी को व्यवसाय की तरह चुने, बजाय कि हम कुछ एकदम ही अलग सेक्टर चुन ले जिसमें हमारा कोई दखल ही नहीं था। तो उसके लिए आप उद्यमिता विकास बेसिकली में हम लोग सभी तरह के आयाम कवर करते हैं, राइट फ्रॉम कि किस तरह से हम अपने उद्यम या व्यवसाय का चयन करें। चयन कैसे होगा, हम लोग मार्केट सर्वे कैसे करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी कैसे निकालेंगे कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हम बनाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा, ऑपरेशनल प्लानिंग कैसे होगी, एक पहलू पर हम उसके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और बेसिकली उसको तैयार करते हैं एक उद्यम चलाने के लिए। लेकिन अभी हम लोगों का फोकस एक और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या होता है कि आप उद्यमिता की ट्रेनिंग दे करके उद्यम लगवा दिया किसी का, लेकिन उद्यम चलना, उसका सस्टेनेबल होना बहुत महत्वपूर्ण है। जी। इसके लिए उसको मार्केट उपलब्ध करवाना या मार्केट लिंकेज देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक लोगों को मार्केट लिंकेज उपलब्ध करवाए, या कहे कि एक मार्केट दे हम उसको, क्योंकि अगर उसको एक मार्केट मिलता है तो वो उस उद्योग में, उस उद्यम में कंटिन्यू करेगा, सस्टेन करेगा। बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे उद्यमिता विकास के संबंध में, रोजगार के संबंध में, और खासकर
महिलाओं के संबंध में और उनके जो हौसला है किस तरह से वो बनाए रखें विपरीत परिस्थितियों में, तो आपने ये सारी जानकारी दी, अनुभव साझा किया, एक तरह से कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और ढेर सारे विचार सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में हम कहें तो एक महिला ही महिला के मन को जान सकती हैं। जो परिस्थितियां कार्य के क्षेत्र में एक महिला के सामने उत्पन्न होती हैं, वास्तव में वह क्षेत्र और वो परेशानियां और उनसे कैसे निपटना है, ये बेहतर एक महिला से बेहतर कौन बता सकता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत थी श्रीमती अनुराधा सिंघई, एक मिसाल हैं महिलाओं के लिए, अनुकरणीय हैं। इनका अनुकरण कर महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और रोजगार तो, आजीविका तो दे ही रही हैं। तो फिलहाल इस खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।